नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ताजा तरीन खेल समाचारों से। और इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र मोहन पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और समीर वर्मा सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद गोवा में एटीके मोहन बागान का मुकाबला चेन्नई एफसी से होने वाला है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। और पहली नजर डालते हैं इस वक्त बैडमिंटन से आ रही इस बड़ी खबर पर। भारतीय स्टार पीवी सिंधु और समीर वर्मा थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी पुरुष और मिक्स डबल्स दोनों कैटेगरी में जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। सात्विक मिक्स डबल्स में अश्विनी पुनप्पा के साथ और पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी के साथ खेल रहे हैं। महिला सिंगल्स में छठी सीड सिंधु ने मलेशिया की सिल्वा दुरई किसुना को एक तरफा मुकाबले में 21-10, 21-12 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना चौथी सीड थाईलैंड की रातचानोक इंतनोन से होगा। इंतनोन ने एक बेहद कड़े मुकाबले में दक्षिण कोरिया की जी हुन सुंग को 19-21, 24-22 और 21-17 से हराया। इससे पहले इंतनोन इस टूर्नामेंट में साइना नेहवाल को भी हरा चुकी हैं। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो 31वीं रैंकिंग के समीर ने प्री क्वार्टर फाइनल में 17वीं रैंकिंग वाले डेनमार्क की रास्मस गेमके को लगातार गेम में 21-12, 21-9 से हराया। समीर और गेमके के बीच ये अब तक का तीसरा मुकाबला था। तीनों ही मौकों पर भारतीय खिलाड़ी को जीत मिली है। समीर का अगला मुकाबला डेनमार्क के ही तीसरी वरीयता प्राप्त आंद्रीस एंटोनसेन से होगा। एंटोनसेन को वॉकओवर मिला है। मिक्स डबल्स में सात्विक और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी ने मार्क लैम्फस और ट्रास्पेल हेट्रिच की जर्मन जोड़ी को हराया। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 7वीं वरीयता प्राप्त चोई सुलगियू और शियो सिंग जेई की जोड़ी को हराया। पुरुष डबल्स के एक अन्य मुकाबले में भारत के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडी की जोड़ी ने हराया। अगर हम देखें तो बड़ा मिक्स्ड सा रिजल्ट है धर्मेंद्र, और एक बड़ी सफलता, क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह की जो खबरें हैं अगर हम देखें तो बैडमिंटन की दुनिया में, तो लगभग पीवी सिंधु और समीर वर्मा ने क्वार्टर फाइनल तक का ये सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सिद्धार्थ, जिस हिसाब से भारतीय बैडमिंटन नहीं, पूरा विश्व बैडमिंटन जिस दौर से गुजरा था, और हमारे अधिकतर खिलाड़ी, एक श्रीकांत को छोड़ दिया जाए और लक्ष्य सेन वगैरह कुछ खिलाड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए जो अक्टूबर में खेले थे, बाकी खिलाड़ी 11 महीने के बाद वापसी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी लय आपकी गड़बड़ा जाती है। ऐसे में जब हम पिछले थाईलैंड ओपन में जो पिछले सप्ताह खेला गया था योनिक्स थाईलैंड ओपन, उसमें हमने देखा था कि हमारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। श्रीकांत के साथ निश्चित तौर पर दोनों टूर्नामेंट में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बाहर हुए। पहले उसमें उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। इस बार वो उनके साथी जो जिस कमरे में वो शेयर कर रहे थे, परिणीत, उनको कोविड-19 उनका पॉजिटिव आ गया। तो निश्चित तौर पर उनसे बड़ी उम्मीदें थी और उनको वो लय हासिल करने में टाइम भी लगेगा। लेकिन पीवी सिंधु जिस हिसाब से जैसे पिछले टूर्नामेंट में पहले दौर में बाहर हो गई थी, तो ये माना जा रहा था कि उन्होंने इंग्लैंड में भले लंबी तैयारियां की थी, 2 महीने तक वहां तैयारियों में लगी थी, न कहीं वो जो होता है कि आप को जो मैच प्रैक्टिस की जो बात होती है कि मैच में जो प्रतिस्पर्धी मैच खेलने का जो एक अभ्यास होता है, उसकी कमी कहीं न कहीं उन्हें खल रही थी। यहां पर वो चीज अब दिख रही है कि वो अब सही राह पर लौट रही हैं। जहां तक समीर की बात है, तो समीर के लिए 2018 बहुत अच्छा वर्ष रहा था, जब उन्होंने हैदराबाद ओपन जीता था, सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता था, जर्मन ऐसे एक और कोई टूर्नामेंट जीता था। तो 3 टूर्नामेंट उन्होंने तब जीते थे। तो ऐसा लग रहा था कि भारत को एक नया स्टार मिल रहा है। एकदम से उनकी लय गड़बड़ाई। मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट और यहाँ जिस हिसाब से वो जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगला जो उनका जिनसे मुकाबला हो तीसरी वरीयता प्राप्त है, वो 31वीं रैंकिंग पर फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों के बीच जो 4 मुकाबले अभी तक हुए हैं उसमें से 3 उनके विपक्षी खिलाड़ी ने जीते हैं, समीर एक ही जीत पाया है।
जी, और सिंधु की बात हम कर रहे थे क्योंकि सिंधु से उम्मीदें देश को ज्यादा हैं और उन्होंने जिस तरह से सेल्वादोराई किसोना को हराया है 21-10 और 21-12 से, बड़े अंतर से हराया, और अब उनका जो क्वार्टर फाइनल में जो सामना होने वाला है चौथी सीड थाईलैंड की राचानोक इंतानोन से, तो किस तरह का मुकाबला दोनों के बीच देख रहे हैं? आगे का सफर कैसा रहने वाला है? ये मत सोचिए कि इंतानोन पिछले आज अगर उनको संघर्ष करना पड़ा तो वो कल भी करें, या फिर सिंधु आज आसानी से जीत गई तो कल भी उनको आसान जीत मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिंधु लय में आ चुकी है और जब वो अपनी पूरी लय में होती हैं तो उनको हराना आसान नहीं होता। और जहां तक एक बार अगर आप ओलंपिक पदक विजेता बन जाते हैं और बड़े विश्व चैंपियन बन जाते हैं, इस बार वो मौजूदा विश्व चैंपियन हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे जो है उम्मीदें ज्यादा कर दी जाती हैं। तो उनसे किसी भी खिलाड़ी को एक दबाव होता है कि वो सिंधु के खिलाफ खेल रही हैं, उनको बेहतर खेलना होगा। तो कोई खिलाड़ी प्रेरित भी होता है जी कि हमें बेहतर खेल दिखाना होगा, तो कोई खिलाड़ी दबाव में आ जाता है। ये कहीं ना कहीं मानसिक खेल होता है और जिसमें ये नहीं कह सकते क्योंकि इंतानोन खुद बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से दबाव में आएंगे। आपने अभी कहा कि वो खुद चौथी वरीयता प्राप्त हैं, तो एक कड़े मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम दो और बात करें मिक्स डबल्स की, जिसमें सात्विक और अश्विनी पोनप्पा जो है, इन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा पुरुष डबल्स में भी सात्विक और चिराग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, अगले राउंड में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे मिक्स डबल्स और डबल्स में भी भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये भारतीय में जब हम डबल की बात करते हैं तो सात्विक और चिराग की बात आती है और ये बहुत बड़ी बात है कि सात्विक ने अश्विनी पोनप्पा के साथ भी अच्छी जोड़ी बनाई है। आप एक चीज पर गौर करेंगे कि सात्विक जब भी मिक्स डबल में पहले खेलते हैं, एक दिन में कई बार उनको दो मुकाबले खेलने होते हैं, और जब वो मिक्स डबल का मुकाबला पहले खेलते हैं तो अच्छी लय में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब वो मिक्स डबल खेलते हैं तो पहले जीत दर्ज करते हैं और फिर जो पुरुष युगल होते हैं उसमें भी वो जीत दर्ज कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि जब वो सुबह पुरुष युगल पहले खेल लेते हैं और तब मिश्रित युगल खेलते हैं तो कई बार मामला गड़बड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा रोचक है। चूंकि आप इसको बहुत करीब से कवर करते रहे हैं तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स धर्मेंद्र आपसे बड़ी रोचक जानकारी आप दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को। तो ये तो बात थी बैडमिंटन की। जी हाँ, रुख करते हैं फुटबॉल का। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद गोवा में ईटीके मोहन बागान का मुकाबला चेन्नई एफसी से होने वाला है। रुख करते हैं इस मैच पर हमारी सहयोगी अलका सिंह की इस रिपोर्ट का। इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें एटीके मोहन बागान और चेन्नईयन एफसी के बीच होने वाले अहम मुकाबले पर होंगी। दूसरे स्थान पर काबिज एटीके मोहन बागान 11 में से 6 मैच जीत चुकी है और उसके 21 अंक हैं। अपने पिछले 2 मुकाबलों में 5 अंक गंवाने के बाद आज मोहन बागान बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। छठे स्थान पर काबिज चेन्नईयन एफसी ने 12 में से 3 मैच जीते हैं और उसके 15 अंक हैं। हालांकि मोहन बागान ने अब तक 11 गोल किए हैं, वहीं दूसरी ओर चेन्नईयन एफसी ने उससे 1 कम 10 गोल किए हैं और 12 गोल खाए हैं। वहीं मोहन बागान ने सिर्फ 5 गोल खाए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज एटीके मोहन बागान अपनी जीत का सिलसिला दोबारा शुरू कर पाती है या नहीं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ धर्मेंद्र, अगर एटीके मोहन बागान की बात आती है और चेन्नई एफसी जैसी टीम जब आमने सामने होती है तो दर्शकों का जो रोमांच होता है वो शीर्ष पर होता है। गोवा में क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, कहीं ना कहीं जहां तक अब एटीके मोहन बागान की बात है उसको वो कहीं पिछले मैचों में ये लगा कि वो अपने जो अटैक है और डिफेंस है दोनों में संतुलन नहीं बना पा रहा है। उसने अभी तक कुल मेरे ख्याल से 35 या 36 बार अपने टारगेट पर अटैक किए हैं। 11 गोल जैसे कि अभी बताया, सिर्फ 11 गोल किए हैं। टारगेट पर उनके बहुत कम टारगेट गए हैं, 35 के आसपास गए हैं, जिनमें से कई नाकाम हुए हैं। स्वाभाविक है, आंकड़ा बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक तो संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, दूसरा उनका यह है कि जो राय कृष्णा जो उनके पहले 6 मैचों में 5 गोल कर चुके थे, पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 गोल कर पाए हैं। तो अगर आपका एक प्रमुख खिलाड़ी जिस पर आप फॉरवर्ड हैं, जो बहुत अधिक जिस पर निर्भर हैं कि वो अच्छा
खेल खेलेंगे या फिर आपको बढ़त दिलाएंगे, वो अगर कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म चूक जाती है तो पूरी टीम पर उसका असर पड़ता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एटीके मोहन बागान जो है इससे प्रभावित है। बिल्कुल, और आज देखना होगा कि मैदान में रॉय कृष्णा अपना जो जलवा है वो दोबारा से दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह के खेल का उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से उन्होंने गोल किए, मतलब बहुत ही सफल खिलाड़ी रहे इस टूर्नामेंट में। हाँ, तो कहीं ना कहीं जब होता अक्सर टूर्नामेंट में ये देखा जाता है कि कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रहा है, लगातार गोल कर रहा है, तो दूसरी टीम चुप नहीं बैठती, वो भी रणनीति बनाती है, वो भी उसी खिलाड़ी को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति बनाई है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि विरोधी टीमें उनके खिलाफ सफल हुई हैं, विरोधी जो डिफेंस है उनको थामने में सफल हो गया है। और इसका तोड़ या तो फिर एटीके जो अब उनके जो कोच हैं हबाश या फिर खुद राय कृष्णा को ढूंढना होगा। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो जो शीर्ष दो टीमें हैं मुंबई सिटी और एटीके मोहन बागान, बहुत ही कड़ा संघर्ष चल रहा था। हालांकि इस समय एटीके मोहन बागान अगर अपनी पिछली 2 हार की वजह से थोड़ा पीछे हो गई है, इस समय मुंबई सिटी जो है 11 मैच उसने खेले हैं, 8 में जीत दर्ज की है और उसके 26 अंक हैं। और अगर गोल की बात करें तो 17 गोल मुंबई सिटी ने किया है, वहीं एटीके मोहन बागान ने 11 गोल किए और उसके 21 अंक हैं। 5 अंकों का भी फासला है। ये फासला पाटना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मुकाबले अब दूसरे चरण में पहुंच गया है अब टूर्नामेंट, दूसरे चरण में मुकाबले और कड़े होते जाएंगे। और अगर कहीं पर बराबरी का मामला आया तो जो गोल अंतर है, गोल अंतर बहुत मायने रखता है, जो कि एटीके मोहन बागान के खिलाड़ियों और कोच के दिमाग में जरूर होगा कि हमें बेहतर अंतर से, बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी आगे उन्हें। जी हाँ, तो देखना होगा कि आज के इस रोमांचक मैच में क्या कुछ होता है। फुटबॉल पे ही रहते हैं और फुटबॉल की बात हो, रोनाल्डो का जिक्र ना हो तो बात बनती नहीं है। इस बार रोनाल्डो ने क्या कुछ इतिहास रचा है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान, ब्राजील के लेजेंड पेले और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। रोनाल्डो ने ये उपलब्धि कल रात इटालियन सुपर कप के फाइनल में हासिल की। रोनाल्डो ने नेपोली के खिलाफ शानदार 2 गोल करते हुए यूवेंटस टीम को 2-0 से खिताब जिताया। सबसे ज्यादा गोल के मामले में रोनाल्डो के बाद बिकान 759 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। हालांकि बिकान के गोलों का आंकड़ा अक्सर विवादित रहा है, क्योंकि उनका डेटा सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा गोल की लिस्ट में पेले 757 गोल के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं। उनके बाद हमवतन रोमारियो हैं, जिन्होंने 743 गोल दागे। मेसी 5वें नंबर पर काबिज हैं, उन्होंने अब तक 719 गोल किए हैं। फिलहाल मेसी और रोनाल्डो के बीच 41 गोल का अंतर है। रोनाल्डो इंटरनेशनल गोल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी काफी करीब हैं। पिछले साल 12 नवंबर को रोनाल्डो ने अपने 168वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना 102वां गोल किया था। ये फ्रेंडली मैच था जो एंडोरा के खिलाफ खेला गया। रोनाल्डो ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली डेई के रिकॉर्ड 109 इंटरनेशनल गोल से सिर्फ 7 गोल पीछे हैं। साथ ही रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोनाल्डो इस मुकाम पर कब तक पहुंचते हैं और एक बार फिर नया इतिहास रचते हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी खेलते हैं कुछ न कुछ इतिहास ही रचते हैं। और अगर हम देखें तो 760 गोल किए हैं, जोसेफ बिकान से अब आगे निकल चुके हैं 1 गोल। और इसी लिस्ट में फेरिस की बात करें तो इसके बाद ब्राजील के तीसरे नंबर पर पेले का नंबर आता है, जिन्होंने 757 गोल किए। फिर रोमारियो का नंबर आता है, वो भी ब्राजील के हैं, 743 गोल किए हैं। और इसके बाद आता है लियोनेल मेसी का, अर्जेंटीना के, जिन्होंने 719 गोल किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जिनके नाम हमने दिग्गजों के लिए हैं, रोनाल्डो, बिकान, पेले, रोमारियो और मेसी, यहाँ भी ये मतलब ये ऐसे मुझे लगता है कि फुटबॉल और ये नाम एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, वो आप कुछ खिलाड़ियों को कुछ खेलों से ऐसे नाम जुड़ जाते हैं कि आप वो खेल पर्याय बन जाते हैं उसके। तो स्वाभाविक है कि अभी अगर वर्तमान के समय में देखा जाए तो रोनाल्डो और मेसी हैं। और रोनाल्डो तो खुद, मैं अभी उनका उनको पूछा गया कि वो क्या 2022 तक उनका कोई इरादा है क्या संन्यास लेने का। उन्होंने कहा क्या, मैं इस बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूं, जब तक मेरा शरीर मुझे अलाउ कर रहा है
कि मैं खेलूं, मैं तब तक खेलता रहूंगा। तो उनका ये रिकॉर्ड मुझे लगता है ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है कि जहां किसी भी खिलाड़ी के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि न सिर्फ आपको अपनी फिटनेस बनाए रखनी होगी वहां पहुंचने के लिए, बल्कि लगातार गोल भी करने होंगे। रोनाल्डो का देखिए, एक तो उन्होंने अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान दिया है, दूसरा उन्होंने लगातार अपना जो एक गोल करने का जो क्रम है, जो लय है, वो बनाए रखी है। मेसी पिछले 1 साल से, जब से उनका बार्सिलोना के साथ जो एक कह सकते हैं कि विवाद चल रहा है, हाँ, वो उसके कारण कहीं ना कहीं उनके खेल पर भी असर पड़ा है। और पिछले कुछ मैचों में उनके साथ देखा भी गया होगा, पिछले एक मैच में वो किसी खिलाड़ी से भिड़ भी गए थे, जिसके कारण उन पर प्रतिबंध लगने की बातें हो रही हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं खिलाड़ी फ्रस्ट्रेशन में करता है, जो कि अभी रोनाल्डो के साथ नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोनाल्डो उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं जहां तक कि मेसी के लिए पहुंचना भी मुश्किल होगा। जी, और अगर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले टॉप 10 प्लेयर्स की बात करें तो अली डेई का नाम टॉप पर है। ईरान के हैं, 109 गोल किए हैं 149 मैच में। हम ये कह सकते हैं, अगर उनका करियर देखें तो 1993 से 2006 के बीच में रहा है। व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर कि आपने 149 मैच खेले हैं और 109 गोल किए हैं। हाँ, लेकिन ये भी देखिए कि अली डेई किन टीमों के खिलाफ खेले हैं। जी ठीक है, वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे और उन्होंने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे तक पहुंचाया, और एशिया में तो उन्होंने दबदबा बना दिया था एक समय ईरान का, क्योंकि उस समय एशिया में ये नहीं कह सकते, क्योंकि जापान भी उभर रहा था, चीन आगे बढ़ रहा था, और यहाँ भी कोरिया था, सऊदी अरेबिया था, लेकिन फिर भी एशिया में उनको उतनी चुनौती नहीं मिली जी, लेकिन यूरोप की बात के खिलाड़ियों को मिली है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो ज्यादा दूर नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 109 की बात करी हमने अली डेई की, तो 102 पे रोनाल्डो हैं, तो अभी 7 अगर गोल और करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले साल विश्व कप होने वाला है, और विश्व कप में से पहले भी वो मैच खेलेंगे, और विश्व कप तक हो सकता है कि रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम पर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये तो बात थी फुटबॉल की। जी हाँ, और आते हैं क्रिकेट पे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। इसके बाद 5 T20 और 3 ODI मैच भी खेले जाएंगे। क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की इस रिपोर्ट पर। बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला को जीतने के बाद टीम इंडिया अब अपनी दूसरी श्रृंखला के लिए पूरी तरह से अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 5 T20 और 3 वनडे भी खेले जाएंगे। माना जा रहा है कि इन तीनों श्रृंखला के लिए स्टेडियम में 50% फैंस को एंट्री मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो एक अच्छी बात ये होगी कि अप्रैल में शुरू होने वाले IPL में भी फैंस को एंट्री दी जा सकती है। यदि फैंस को एंट्री मिलती है तो उन्हें कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए BCCI ने शुरुआती 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। ये मैच चेन्नई में खेले जाएंगे। सीरीज के बाकी 2 टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होंगे। श्रृंखला का पहला टेस्ट 5 फरवरी से खेला जाएगा। इसके बाद 12 मार्च से T20 और 23 मार्च से ODI सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज अहमदाबाद और वनडे सीरीज पुणे में होगी। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रख पाती है या नहीं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ धर्मेंद्र, आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे इस पर। देखिए, एक बड़ी टीम को हरा के आए हैं, विदेशों में जीत के आए हैं और अब अपनी सरजमी पर खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो इंग्लैंड ने 2011-12 की जो सीरीज थी, जब वो आए थे और हमने कहा था कि हम इंग्लैंड को बुरी तरह मात देंगे, उनके स्पिनर स्वान और मोंटी पनेसर हम पर हावी हो गए थे, ऐसा इस समय नहीं होने वाला, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, ये भी हम दिखा चुके हैं। बिल्कुल, और हम बिल्कुल मुकाबले के लिए पूरी तरीके से टीम इंडिया तैयार है। और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच कल सुबह 11 बजे से ढाका में खेला जाएगा। इससे पहले कल 3 मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। तो अगर हम देखें तो ये भी एक मैच, जिस तरह से बांग्लादेश ने कल हराया है वेस्टइंडीज को, तो कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज का प्रदर्शन इस समय थोड़ा वीक चल रहा है। वेस्टइंडीज निश्चित तौर पर बेहद कमजोर, और जिस हिसाब से साकिब और अल हुसैन ने आते ही 4 विकेट लिया, अपना अच्छा प्रदर्शन किया,
तो विश्व क्रिकेट को उनको कमी खल रही थी, ये उन्होंने सब बता दिया है। जी हाँ, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने खूबसूरत दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।